दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं 2010 से 2015 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। 2010 से 2015 तक का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स क्वेश्चन बैंक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचनांक होता है। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचनांक होता है 0 से 1 के बीच। ठीक है, 0 से 1 के बीच ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देने पर संधारित्र की धारिता घटती है या बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो समांतर प्लेट संधारित्र का अगर उसके बीच में हम परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो उसका जो संधारित्र का धारिता होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पीयर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 0.7 ओम। ऐसे ही इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है 4.78 × 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही आप लोगों को कराया गया था, चैप्टर वाइज या मॉडल पेपर से कराया गया था। तो आप लोग यहाँ पर चेक करिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। और इसका क्विज भी मैं करा दिया हूँ सबका, और रोज़ मैं 100 200 100 प्लस ही क्वेश्चन मैं रोज़ देता हूँ क्विज में। आप लोग क्विज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। और आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर क्विज अटेंड करिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव ही कराया जाता है। ठीक है, और ये सब जो VVI अभी सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है। तो होता है कुल आवेश पर विभव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल आवेश पर विभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है शक्ति, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया था किलोवाट घंटा ऐसा मात्रक ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 8। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो वो करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। धारा का मान महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर 1/√LC होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2010 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गया, 10 ही क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। ठीक है, अब देखते हैं 2011 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख लीजिए, ये 2011 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2011 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है N अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई T
का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। निर्वात में पथ की लंबाई पूछ रहा है, तो निर्वात में पथ की लंबाई हो जाएगा NT। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NT। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी NT। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, देख लीजिए वही क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संरक्षी। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन बैंक जो होता है, एक मिनट, क्वेश्चन बैंक जो होता है इससे आपको 30% पूछा जाता है। ठीक है, 30%, इससे आपको 30% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से ही। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। सब्जेक्टिव का आंसर कैसे देना है तो आप लोग को पता होगा, मैं बता दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव आप लोग अभी पढ़िए क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक कूलम आवेश बराबर डी डैश ESU, एक कूलम आवेश बराबर डैश ESU। तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10⁻9 ESU। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश है। चलिए ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो VVI रहेगा मैं सिर्फ उसी को बताऊंगा, जो VVI नहीं रहेगा उसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50,000 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोप्टर। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, डी यानी कि डायोप्टर। ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर डी ना समझ लेना। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। संग्राहक धारा IC में संबंध है। देख लो, इसका जो आंसर होगा 2 होगा, इसमें से A B दोनों हो जाएगा। ठीक है, A और B दोनों हो जाएगा इसका आंसर, A और B दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग दोनों में से कोई एक पर चेक सही का चेक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2010 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 और 11 का हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन बैंक 2012 फिजिक्स। ये है क्वेश्चन बैंक 2012, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक 2012 फिजिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है एक स्टेट कूलम, अब समझ जाओ एक स्टेट कूलम। आप देखो क्वेश्चन रिपीट कितना कर रहा है, आप लोग देखते जाओ। क्वेश्चन रिपीट ये पूछा गया था 2012 में भी। ठीक है, ये तो 2012 का ही हो रहा है, देख लेता हूँ। 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना था, 3 गुने 10⁻9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंस की क्षमता हो जाएगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो आप लोग 10th में भी पूछा जाता है, आप लोग को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस चित्र को कह रहा है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है, तो इसकी धारिता हो जाएगी 4/3 μF। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 4/3 म्यू एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 90 TH पर 30 पावर में दे दिया गया है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आप लोगों को निकालने के लिए आता होगा। ये आप लोगों को 9th में भी बता दिया गया होगा, 9th और 10th में ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए। तो देख लीजिए इसका आंसर जो होगा, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कि आंसर बता ही देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 140, ठीक है। अब देख लो, घटा दो, 230 में से 90 चल जाएगा, 230 में से 90 घटा दो तो 140 आ ही जाता है, वही होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो हो जाता है एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता होगी, इसकी आभासी वोल्टता पूछा जा रहा है, तो इसकी आभासी वोल्टता हो जाएगा 220√2 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता होगी, आवर्धक क्षमता पूछ रहा है, तो इसकी आवर्धक क्षमता हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। इसमें किया गया कार्य पूछा जा रहा है, तो इसमें किया गया कार्य होगा 750 जूल। देख लीजिए ये 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है लॉजिक गेट आप लोग को बताए थे डी बना हुआ रहता है, लॉजिक गेट ए एंड डी को ही हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ए एंड डी। लॉजिक गेट कौन है? ए एंड डी। इसका आंसर हो जाएगा आप ए एंड डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य पूछा जा रहा है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 4000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये हो गया 2012 का। अब देखते हैं 2013 का फिजिक्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2013 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। देख लो आप लोग इस चित्र को, कह रहा है लेंस को द्वारा कितने प्रतिबिंब बने, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए तब। तो इसमें जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसमें 2 प्रतिबिंब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तब बूंद की धारिता क्या होगी। ये देखिए कई बार क्वेश्चन ये हम बता दिए थे कि बहुत भी आए है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 म्यू एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आया है। इसका आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2800 कैलोरी। बहुत ही भी आया क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट का देखिए, ठीक है। इसी से आपको 30% क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बैंक से ही, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ा करिए रोज, यानी पर डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। देख लीजिए अब फिर वही क्वेश्चन, ये 2010 में भी क्वेश्चन आया था, रिपीट 1 साल 2 साल के बाद रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम मॉडुलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 तथा 1 के बीच। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिघात का मात्रक होता है। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। ठीक है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक होता है ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दशमिक संख्या 25 का द्विधारी में, दशमिक संख्या 25 का द्विधारी पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको याद कर लो, ये पूछा ही जाता है। दशमिक संख्या 2-4 हम लिखाएंगे। ठीक है, 2-4 फिक्स टॉपिक लेकर आएंगे एक बार, उसमें ये सब रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है तो वो पड़ती है बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बामर श्रेणी। अब देख ये तो भी ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम है, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स पूछा जा रहा है तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक 2013 भी खत्म हो गया। अब देखते हैं 2014 में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। ठीक है, अब देखते हैं 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख लो जी, ये है 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम पीछे वाला 2011-12 का ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देख लो 64 समरूप बूंदे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 म्यू एफ, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी तो 20 म्यू एफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किलोवाट घंटा मात्रक है। अब देखो किलोवाट घंटा भी पहले ही पूछा जा चुका है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है तो ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है ऊर्जा। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ऊर्जा का। और ये क्वेश्चन देखा रिपीट करता है कितना 1 साल 2 साल पीछे, जैसे कि ये 2022 में एग्जाम हो रहा है तो आप लोग 2017, 18, 19 ये सब क्वेश्चन देखो, इसी में से रहेगा ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो होता है 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता का बीमा होता है mLT²I-2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √R² प्लस ω² L²। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E क्रॉस B के समांतर, और ये सदिश को दर्शाता है। एरो जो होता है ये सदिश को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। देख लो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप लोग खुद देख लो, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करो क्वेश्चन बैंक से ही। ठीक है, क्वेश्चन देखो 5-6 क्वेश्चन रिपीट कर चुका है इतना में ही, तो देख लो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, घटता है। चलिए अब देखिए, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। देख लीजिए कितना क्वेश्चन रिपीट करा है 0 तथा 1 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है तो NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है AB = Y। चलिए क्वेश्चन नंबर
11 एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक जो होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत परिपथ की शक्ति। विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है? वो होता है V²/R। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काल्पनिक एवं उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगा? संयोग की फोकस दूरी हो जाएगा f/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, f/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। इसकी तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है ध्रुवन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है व्यतिकरण। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, यानी कि अंतर हो, तो शक्ति गुणांक का मान होगा। शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा cos फाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो यानी कि जनरेटर, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना से निरूपित है विद्युत धारा की आवृत्ति पूछा जा रहा है। इसकी आवृत्ति हो जाएगा 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, रिपीट कर रहा है कितना। निकेल है लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बूस्टर का नियम होता है μ = 10 IP। 25 का सी हो जाएगा, μ = 10 IP। बूस्टर का नियम है μ = 10 IP। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल मान का अनुपात है। इसका अनुपात हो जाएगा √2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी √2। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास का उपयोग करते हैं? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति के परास का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है। चलिए तो आज भर के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कल से सुबह में एक वीडियो सब्जेक्टिव का और एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का कल से मिलता रहेगा।